खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान की विधानसभा, जहां का छठा सत्र इस समय शुरू हो चुका है। RCDF में विभिन्न पदों पर भर्तियां, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति में विभिन्न पदों पर भर्तियां, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020, कंपाउंडर ऑब्लिक नर्स जूनियर ग्रेड आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग भर्ती 2021। माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ एक निवेदन है कि 19/2/2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन 16/4/2021 को अधिसूचना कार्मिक विभाग की जारी हुई और 19/4/21 को परिपत्र जारी हुआ। तो ये 2019 से लेकर 19/4/2021 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस लाभ को लेने से वंचित रह गए, उनके बारे में सरकार की क्या मंशा है और सरकार उनको अलग से चिन्हित करके उनको ये लाभ दिए जाने की मंशा रखती है क्या, ये स्पष्ट करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां हो चुकी और उस समय जो प्रावधान नहीं थे उनको कैसे कौन कर सकता है। इनकी भर्तियां नहीं हो रही थी, विज्ञापन जारी हो गए थे, साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके मैंने नाम बता दिए, उनमें हमने दोबारा विज्ञप्तियां जारी कर दी। लेकिन जो काम हो चुका है 1 साल बाद, तो वैसे भी इसमें बैकलॉग की प्रावधान नहीं है, इसलिए जितने भी मतलब भर्तियां हो चुकी है उनको वापस खोलना संभव नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती जाहिदा खान। क्वेश्चन नंबर 427। अल्लाह साहब। एक सेकंड। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कामा में जुलाई 2021 तक चिन्हित सभी 231 टूटे ऑब्लिक झुके जर्जर पोलों को बदल दिया ऑब्लिक ठीक कर दिया गया है एवं 320 स्थानों पर ढीले एवं जर्जर विद्युत तारों को बदला ऑब्लिक कसा गया है। क्षतिग्रस्त विद्युत तंत्र को समय समय पर चिन्हित कर ठीक किया जाता है। 2, विद्युत तारों को भूमिगत करने के कार्य में वित्तीय लागत अत्यधिक आती है। विद्युत लाइनों का निर्माण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत किया जाता है, ऑब्लिक किया गया है। कामा शहरी क्षेत्र में वर्तमान में ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जो सूचना उनको अधिकारियों ने दी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसके बाद भी कई हादसे हुए हैं। तो मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगी कि आज के दिन तक ढीले व जर्जर तारों से कितनी मौतें हुई, कितनों को मुआवजा दे दिया गया है और मुआवजा की राशि क्या है। और दूसरा मैं अभी पूछ लेती हूँ, बिजली के बिलों में आई हुई अनियमितता को। ये अगला रेलेवेंट प्रश्न नहीं है, बी रेलेवेंट जी। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर। रेलेवेंट था जी कि कितनी डेथ हुई। प्रश्न संख्या 428। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, जयपुर में संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट ऐ पर संलग्न है। खंड 2, प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें वर्तमान में यथास्थिति के आदेश प्रभावी हैं। खंड 3, जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार में अतिक्रमणों को चिन्हित कर नगर निगम जयपुर द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी जोनवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि यूनेस्को द्वारा जब जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत में शामिल किया गया था तो राज्य सरकार ने कुछ वादे वहाँ पर किए थे, तो वो वादे क्या थे और उन पर आपने क्या कार्रवाई की। दूसरा मेरा प्रश्न है कि परकोटे पर अतिक्रमण के लिए न्यायालय ने जो स्थगनादेश दिया है, इसको हटवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में बताएं।
और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि परकोटा 15 किलोमीटर था, वो अब 9 किलोमीटर उसमें से गायब हो गया, तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? और चौथा प्रश्न है कि परकोटा क्षेत्र में 4 प्रश्न अलग ही नहीं है। अच्छा 3 ही अलावा, 3 ठीक पे है। आगे तो 4 पे कैसे लगे? 3 पे तो रोक दिया मैंने तो। अच्छा साहब ठीक है। जिन स्मारकों को पुरातत्व और संग्रहालय के द्वारा संरक्षित किया गया उसकी सूची मैंने आपको दे दी। उसमें जो है तीसरा प्रश्न है आपका कि साहब 15 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर रह गया, ये सब कुछ आ गया उसमें, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संरक्षित 2 बार हुए। 1905 में एशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत में किया गए, और उसके बाद में फिर ये राजस्थान मोनूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड एंटिक्विटीज 1961 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक भी घोषित किए गए। सवाल ये आता है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा के पास में एक लक्ष्मीकांत बजाज पहुंच गए, और लक्ष्मीकांत बजाज ने अपनी रिट में लेके कह दिया कि साहब जो है इस पर निर्णय करो कि ये अतिक्रमण जितना भी जो 15 फीट के अंदर अंदर जो अतिक्रमण है या जो कुछ भी है इसको सबको हटाओ। उस पर जो है उसकी पालना नहीं हुई। पालना न होने पर जो है एक बृजमोहन जागीर के द्वारा फिर दोबारा अवमानना की पे जो है वो एक रिट जो है वहाँ पर लगा दी गई उच्च न्यायालय में। उसमें 2 बातें थी, एक तो चोमू हाउस के आसपास का जो अतिक्रमण था, एक तो उसके लिए लिखा उन्होंने, और दूसरा परकोटे के लिए लिखा। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 28/10/2010 को ये पारित किया कि कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम के निर्देश में ये एक कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी में उन्होंने उच्च न्यायालय ने डिविजनल कमिश्नर को रखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डायरेक्टर आर्कोलॉजिकल एंड म्यूजियम